गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नील और कलप। यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे नील, लाइक दैट हम लोग नील को इंडिगो भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडिगो और स्टार्च दो का प्रोसेस हमारा यहाँ पर चलेगा। आज के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो आधे क्वेश्चन आपके जो है इंडिगो के होंगे और आधे क्वेश्चन आपके जो है स्टार्च के होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो इंडिगो एंड स्टार्च मीन्स हम कहेंगे नील और कलप। इससे आपको आज 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। तो आइए आज हम लोग अपना नील और कलप का ये 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है आपका कि नील का प्रतिकारक रंग है, मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये हमारा नील का प्रतिकारक। तो यहाँ पर ध्यान देना, नील का प्रतिकारक रंग हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा होगा? पीला रंग होगा। नील का प्रतिकारक रंग क्या पीला रंग होगा, या हम कहेंगे नीला रंग होगा, या कहेंगे बैगनी रंग होगा, या हम कहेंगे हरा रंग होगा। तो इस तरीके से आपको रंग ही रंग देखना है कि नील का प्रतिकारक रंग कौन होगा। जबकि आपको मालूम है कि नील का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, लेकिन हम लोग कहेंगे इसका प्रतिकारक रंग कौन सा होगा। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि नील का जो प्रतिकारक रंग होता है वो येलो होता है, पीला होता है, येलो रंग हमारा क्या होता है, नील का प्रतिकारक रंग होता है। तो इस तरीके से आपका ये नील का पहला क्वेश्चन रहा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान देना और अच्छे से देखना और याद भी कर लेना, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आपको याद करने की जरूरत है। हमें याद करना ही है इस टॉपिक में, तो सभी को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए नील के प्राप्ति स्रोत हम लोग कहेंगे कि सोर्सेस ऑफ नील हमारा किससे प्राप्त होता है। तो हम लोग को देखना है कि नील हमारा किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्ति स्रोत है हमारा प्राप्त की प्रक्रिया में हम कहेंगे वनस्पति से प्राप्त होता है, रासायनिक से प्राप्त होता है, खनिज से प्राप्त होता है, डी हम कहेंगे सभी से। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वनस्पति से और रासायनिक और खनिज ये तीनों हमारे क्या हैं, सोर्स ऑफ नील हैं। नील हम कहेंगे कि नील के ये तीनों हमारे स्रोत होते हैं। वनस्पतियां भी हमारे नील के स्रोत होती हैं, रसायन भी हमारे नील के स्रोत होते हैं, और हम कहें कि खनिज मीन्स मिनरल भी हमारे क्या होते हैं, मिनरल बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल। ये हम लोग कहेंगे तीनों हमारे क्या होते हैं, नील के प्राप्ति स्रोत हो। तीनों से नील हमको प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है देखिए हम लोग कहेंगे कि नील जल में घुलनशील नील, लाइक दैट हम कहेंगे नील कितने प्रकार का होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नील कितने प्रकार का होता है। नील के प्रकार, यहाँ पर देखिए नील के प्रकार हम कहेंगे नील कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग कहेंगे नील 2 प्रकार का होता है। एक हम कहेंगे जल में घुलनशील एक हमारा नील होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे जल में अघुलनशील नील। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारे नील कितने प्रकार के होते हैं। नील हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा जल में घुलनशील होता है, दूसरा जल में मीन्स एक जल में घुल जाएगा और दूसरा हमारा जल में नहीं घुलेगा। मीन्स सॉल्युबिलिटी के आधार पर ही लिया गया है। अगर प्राप्ति के स्रोत के आधार पर देखें, प्राप्ति स्रोत के आधार पर पूछता बहुत कम है, ये पूछा भी नहीं जाता है। जब भी पूछा जाता है तो घुलनशीलता के आधार पर ही लिया जाता है। आपके क्वेश्चन आए हुए भी हैं कि नील कितने प्रकार का होता है, तो आपका जो सही लिया गया वो यही लिया गया है कि नील हमारा 2 प्रकार का होता है। जबकि स्रोत की जब बातें आती हैं कि कितने स्रोत होते हैं नील प्राप्ति के, तो हम लोग कहते हैं नील प्राप्ति के 3 स्रोत होते हैं, जबकि ये नील 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील नील कौन सा होगा, हम कहें खनिज होगा, रासायनिक होगा, वनस्पतिज होगा, या हम कहेंगे डी मीन्स हम कहेंगे जो हमारे रासायनिक स्रोत होते हैं, जो मीन्स जो
रसायनों के बने होते हैं नील, वो हमारे जल में घुलनशील होते हैं। लाइक दैट हमारा ऑप्शन सही होता है बी, कि जो रासायनिक नील होते हैं, जो रसायन के द्वारा बने होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी खनिज और वनस्पति नील हमारे जल में अघुलनशील होते हैं। आइए देखिए जल में अघुलनशील नील, तो यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन मिल चुका है कि जल में अघुलनशील नील कौन होगा। तो हम लोग को मालूम है कि जल में घुलनशील जो नील होता है वो रासायनिक होता है। बाकी हमारे जो वनस्पति नील होते हैं और खनिज नील होते हैं, ये हमारे अघुलनशील होते हैं। तो देखिए वनस्पति नील, रासायनिक नील, खनिज नील, डी दे रहा है ए एंड बी, ए एंड सी। यहाँ बी की जगह आपको क्या होगा, सी होगा। आप बना लेना अपना बी, ए और सी मीन्स वनस्पति नील और खनिज नील हमारे क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफी इजी टॉपिक है लेकिन बेहतरीन है। अभी आपका ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम 2021 के तहत आपका नील से एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे इंडिगो की प्रक्रिया के तहत सही किया गया है कि इंडिगो होता है। तो यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील नील है। अब यहाँ पर भी देखिए हम लोग कहेंगे जल में घुलनशील नील कौन कौन सा है, तो हम कहें कि जल में जो घुलनशील नील होते हैं वो रासायनिक होते हैं। और कौन कौन से रासायनिक नील हैं जो जल में घुलनशील है और जिनका हम लोग जो कपड़ों में लगाने में प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कहेंगे एनिलाइन ब्लू, कोलतार, मिथाइल वायलेट, मिथाइल वायलेट। तो देखिए इस तरीके से हमें मिल रहा है जो है तीन यहाँ पर जो है घुलनशीलता के आधार पर नील दिए गए हैं। तो हम कहेंगे क्या एनिलाइन ब्लू हमारा घुलनशील होगा जल में, या कोलतार होगा, या मिथाइल वायलेट होगा, या तीनों के तीनों होंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा ये तीनों का तीनों होगा हमारा। हम कहेंगे कि एनिलाइन ब्लू भी होगा, कोलतार भी होगा और मिथाइल वायलेट, ये हमारे तीनों जल में घुलनशील होंगे। देखिए यहाँ पर जल में अघुलनशील नील आपको दिख रहा होगा कि जल में जो अघुलनशील नील है वहां पर आपको दिख रहा है कि अल्ट्रामेरिन है और प्रशियन ब्लू है। मीन्स हम कहेंगे सी ऑप्शन आपका दे रहा है दोनों। तो क्या इसमें से दोनों हैं या कोई एक है, तो हम कहेंगे अल्ट्रामेरिन और प्रशियन ब्लू ये दोनों हमारे जल में अघुलनशील नील होते हैं। मीन्स हम कहेंगे मिनरल से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, ये दोनों अल्ट्रामेरिन और प्रशियन ब्लू ये मिनरल नील है हमारे, मिनरल नील है। हम लोग को मालूम है कि जो मिनरल नील होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जो देखिए सबसे पहले नील प्राप्त की गई थी, सबसे पहले कौन सी नील प्राप्त की गई थी, हम कहेंगे इंडिगो प्राप्त की गई थी, अल्ट्रामेरिन, प्रशियन ब्लू, डी सभी। तो हम लोग कहेंगे सभी तो हो नहीं सकता, जब भी होगा कोई एक होगा। तो एक में कौन सा हमें नील सबसे पहले प्राप्त की गई थी, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले, ये देखिए सबसे पहले नील प्राप्त की गई थी, हम कहेंगे इंडिगो। किससे प्राप्त की गई थी, हम लोग कहेंगे इंडिगो। ये वनस्पतियों से प्राप्त की गई थी, प्राप्त की गई थी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि इंडिगो नील हमारी क्या है, हम कहेंगे वनस्पतियों से प्राप्त जो हमारी नील थी इंडिगो, ये सबसे पहले जो है प्राप्त की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, सबसे महंगी नील है। अब यहाँ पर हमें बातें आई कि सबसे पहले कौन सी नील आई, फिर बातें आती है कि हमारी जो है सबसे महंगी नील कौन है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले प्राप्त की गई थी इंडिगो, वही नील हमारी सबसे ज्यादा महंगी भी है। मीन्स हम कहेंगे कि सबसे महंगी जो नील है वो हमारी कौन है, इंडिगो ही है। तो इस तरीके से इंडिगो के तहत दो क्वेश्चन आपका बना। हम कहेंगे कि सबसे पहले कौन सी नील खोजी गई, तो हम कहेंगे सबसे पहले हमारी इंडिगो नील खोजी गई। हम कहेंगे सबसे महंगी नील कौन सी है, हम कहेंगे सबसे महंगी नील भी हमारी क्या है, इंडिगो ही है। आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंडिगो नील प्राप्त की गई थी, अब हमें मालूम हो चुका है, हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि इंडिगो नील हमारी किससे प्राप्त की गई थी, जो है वनस्पतियों से प्राप्त की गई थी। यहाँ पर देखिए पौधों से, रसायन से, खनिज से,
डी है सभी से, तो हम लोग क्या कहेंगे, इंडिगो नील हमारी पौधों से प्राप्त की गई थी। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, करा खनिज नील है, यहाँ पर खनिज नील कौन सी है, तो हम लोग को पहले भी मिल चुका है कि अल्ट्रामेरीन और प्रशियन ब्लू। हम आपको लिख दिए हैं जो है कि हमारे ये दोनों नील कैसे हैं, जो है ये मिनरल से प्राप्त होते हैं। मीन्स खनिज नील हमारा अल्ट्रामेरीन और प्रशियन ब्लू हमारे क्या होते हैं, हम कहेंगे मिनरल्स नील होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक नील कौन सा है। मिनरल नील तो आपने देख लिया, हम कहेंगे कि मिनरल नील के साथ साथ आपने वनस्पतिज नील भी देख लिया, सबसे पहली नील को देख लिया, सबसे महंगे नील को देख लिया। अब आपके सामने आया आपका रासायनिक नील। तो देखिए रासायनिक नील कौन सा है, जो है हम कहेंगे कोल तार, एनिलाइन ब्लू, मिथाइल वॉयलेट एवं ब्लू, हम कहेंगे डी सभी। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आया कि ये सभी हमारे रासायनिक नील हैं। जो कौन से हैं, ये सभी के सभी तीनों नील हमारे कौन है, रासायनिक मीन्स केमिकल नील हैं। देखिए प्रशियन ब्लू प्राप्त होता है, प्रशियन ब्लू हम लोग को मिल चुका है। प्रशियन ब्लू हम कहेंगे प्रशियन ब्लू और अल्ट्रामेरीन ये दोनों हमारे मिनरल नील हैं। यहाँ कह रहा है कि प्रशियन ब्लू प्राप्त होता है आयरन सल्फेट से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। तो देखिए आयरन का प्रोसेस है हमारा फेरस, मीन्स हम कहेंगे दोनों से। प्रशियन ब्लू हमारा हम कहेंगे कि सभी से प्राप्त, दोनों से प्राप्त होता है, आयरन सल्फेट से भी प्राप्त होता है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से भी प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है देखिए सोडा, रॉक, सोडियम सल्फेट, चारकोल और मिट्टी से प्राप्त नील है। यहाँ पर ये सोर्सेस दिए गए हैं कि यहाँ पर ये जितने भी सोर्सेस हैं ये सभी को ब्लेंड कर दिया गया। सोडा लिया गया, रॉक ली गई, सोडियम सल्फेट लिया गया, चारकोल लिया गया और हम कहेंगे मिट्टी ली गई। इन सभी को मिला करके हमारा एक नील प्राप्त किया गया। उस नील को हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रामेरीन ब्लू, प्रशियन ब्लू, एनालॉइन ब्लू, या हम कहेंगे इससे कोई प्राप्त नहीं होता तो हम लोग कहेंगे नहीं, इससे हमारा अल्ट्रामेरीन ब्लू प्राप्त होता है। मीन जब इन सभी घटकों को एक साथ हम मिला देते हैं तब जाकर के हमारा बनता है अल्ट्रामेरीन ब्लू। 14वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे कि जंक के समान भूरे भूरे धब्बे, मीन्स हमारा जो ब्राउन कलर आ जाता है, ब्राउन स्पॉट, तो हम लोग कहेंगे ब्राउन स्पॉट हमारे जो कपड़ों में आते हैं, जो जंक के समान दिखाई देते हैं, किस नील में दिखाई देता है, किस नील द्वारा ऐसा हमारा रंग आता है, तो हम कहेंगे कि जंक के समान ब्राउन स्पॉट हमारा दिखाई दिया, हम कहेंगे प्रशियन ब्लू के कारण होता है। जब प्रशियन ब्लू का हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो घोल होगा, अगर वो हमारा सही से नहीं हुआ है, नहीं घुला है, तो उससे हम लोग कहेंगे कि ब्राउन स्पॉट हमारे कपड़ों पर जगह जगह आ जाते हैं, जिससे कि हम लोग कहते हैं कि हमारा कपड़ा बेरंग दिखने लगता है। आइए 15वां क्वेश्चन देखिए, किस नील के प्रयोग से कपड़े पर भूरापन आ जाता है। अभी आपने देख लिया कि यही क्वेश्चन हमारा अभी नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन था, हम लोग कहेंगे प्रशियन ब्लू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन। देखिए बैगनी नीले रंग की फलक नील द्वारा आती है, मीन्स कौन से, किस नील द्वारा, हमारा क्वेश्चन इधर इससे भी बन सकता है कि किस नील द्वारा, हम लोग कहेंगे किस नील के द्वारा हमारे बैगनी नीले रंग की फलक, देखिए बैगनी नीले रंग की फलक किस नील द्वारा वस्त्रों में आती है। एनिलाइन ब्लू होगा, अल्ट्रामेरीन ब्लू होगा, या इंडिगो होगा, या डी हम कहेंगे सभी होगा। तो हम लोग को मालूम है अल्ट्रामेरीन ब्लू द्वारा हम लोग कहेंगे कि वस्त्रों पर नीले या बैगनी कहेंगे, तो हम कहेंगे बैगनी कहेंगे, ब्लू की बातें हमारे नीले की होती है, तो ये हमारा क्या होगा हम कहेंगे ब्लू बैगनी, मीन्स बैगनी नीले रंग की फलक जो है उत्पन्न होती है हमारे वस्त्रों में। आइए 17वां क्वेश्चन देखिए, करा किस नील में रंग की कई छाया, एक नहीं अनेक शेड हमारे कई छाया मिलती है, और ये हमारा नील क्या होगा, एनिलाइन ब्लू होगा, इंडिगो होगा, प्रशियन ब्लू होगा, या हम कहेंगे तीनों के द्वारा हमें
छाया, छाया को हम लोग क्या बोलते हैं? छाया को शेड बोलते हैं, शेड। ये हमारा शेड है। तो इस तरीके का शेड, किस नील द्वारा वस्त्रों में शेड उत्पन्न किया जाता है? तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एनिलाइन ब्लू के द्वारा वस्त्रों में शेड उत्पन्न किया जाता है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। नील के अधिक प्रयोग से वस्त्र का रंग हो जाता है। ज्यादा अगर हम लोग रंग देंगे वस्त्रों में तो वस्त्र का रंग कैसा हो जाएगा? हम कहें कि ज्यादा नील, अगर नील की मात्रा हमारे पानी में ज्यादा हो गई तो रंग कैसा होगा? क्या रंग उसका ब्लू होगा, नीला होगा, या पीला होगा, या बैगनी होगा, या भूरा होगा? हम लोग को मालूम है कि ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा नील हम लोग को जो है पानी में नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो कपड़े का रंग हमारा कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। आइए 19वां क्वेश्चन देखिए। वस्त्र पर अधिक नील आने पर उसे हटाया जाता है, उसको किससे हटाएंगे? लाइदर बहुत ज्यादा नील अगर चढ़ भी गया अनजाने में तो हम उसको हटाना चाहते हैं, मीन्स उसके जो ज्यादा डार्कनेस आया हुआ है नील की वजह से, उस डार्कनेस को, या हम कहें जो भूरापन आ गया हमारे वस्त्रों में, उसे हटाने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? क्या सिरका का होगा, बोरेक्स का होगा, या अमोनिया का होगा, या सभी का प्रयोग करेंगे? हम कहेंगे नहीं, हम लोग केवल सिरके का प्रयोग करेंगे। इस सिरके के जो है डाइल्यूट, मीन्स कॉन्सेंट्रेट ना होकर के डाइल्यूट होना चाहिए, मीन्स तनु सिरके के घोल द्वारा, जिसे आप विनेगर भी बोल सकते हैं, लाइक 6% एस्टिक एसिड। इसे आपको तो मालूम ही है, आप क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं, विनेगर। इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? वस्त्र पर आए हुए भूरेपन को आप दूर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नील का अधिक प्रयोग प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? जब ज्यादा नील आ गया हमारे वस्त्रों में तो वस्त्र का रंग हमें मालूम है कि ब्राउन हो गया, भूरा हो गया, और हम कहें क्या वो हमारा बेदरंग हो गया, या आकर्षणहीनता आ गई, या आकर्षण युक्त हो गया, या सभी, मीन्स हम कहेंगे क्या उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, या अट्रैक्शन गायब हो जाएगा, या हम कहेंगे वो बेदरंग हो जाएगा? तो हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा? आकर्षणहीनता होता। क्या होता है? बेदरंग नहीं कहेंगे। नील का अधिक प्रयोग हमारा क्या करेगा? आकर्षणहीनता को प्रदर्शित करेगा, मीन्स वस्त्र में जो अट्रैक्शन होता है उसको खत्म कर देता है। आइए इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि नील से हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे वो सभी क्वेश्चन हमारे कलप से होंगे, मीन्स स्टार्च से होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्च के तहत जानते हैं कि स्टार्च देने से वस्त्रों में क्या होता है। जो है हम कहेंगे कि कड़ापन, स्टिफ, मीन्स स्टिफ की प्रक्रिया होती है, मीन्स कलप का प्रोसेस किससे होता है? हम कहेंगे स्टिफ से होता है, स्टिफ से होता है, स्टिफ। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कड़ापन, मीन्स कलप का मतलब होता है कड़ापन। अब कलप मीन्स ये कलप की प्रक्रिया हमारी स्टार्च, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। तो ये स्टार्च का जो प्रोसेस है, इससे हम लोग कहेंगे वस्त्रों में कड़ापन दिया जाता है, नवीनता लाई जाती है, कड़ापन दिया जाता है। हम कहेंगे नवीनता लाई जाती है। तो देखिए, कड़ापन लाया जाता है, नवीनता लाई जाती है, और हम कहेंगे वस्त्रों का जीवन काल बढ़ाया जाता है। वस्त्रों का जीवन काल बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये कलप हमारा क्या है। जो तो इस तरीके से हमें मालूम है कि देखिए कलप का संबंध होता है, ये संबंध है, या स्वरूप कह सकते हैं, स्वरूप कैसा इसका स्वरूप होता है? कलप का स्वरूप होता है, मीन्स यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा गया है कलप का हमारा नेचर कैसा होता है। हम कहेंगे कलप का क्या नेचर? पारदर्शी होता है, जिलेटिनाइजेशन होता है, या जीवंतता होता है, या डी सभी होता है। हम कहेंगे कि हमारे जो स्टार्च का नेचर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट।
ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट भी होगा, जिलेटिनाइजेशन होगा, और हम कहेंगे जीवंतता होगा, मीन्स सभी होगा। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं जो है, देखिए ठंडे जल में बनी कलभ की प्रकृति होती है, मीन्स अगर हम अपनी जो कलभ है उसको बनाएंगे तो बनाने के तहत हम जब भी बनाएंगे उसको वाटर में बनाएंगे, तो हमें मालूम है कि स्टार्च और वाटर दोनों मिलकर के हमारी कलभ बनाते हैं। तो यहाँ पर वाटर का जो हमारा नेचर होगा उसे हम दो रूपों में देखते हैं, या तो कोल्ड होगा या हॉट होगा। तो हम कहेंगे कि दोनों रूपों में कलभ बनाई जाती है, हॉट वाटर में भी बनाई जाती है और कोल्ड वाटर में भी बनाई जाती है। अगर कोल्ड वाटर में बना हुआ, यहाँ पर देखिए कोल्ड वाटर में बनी कलभ की प्रकृति होती है अतिरिक्त कड़ापन लाने के लिए, कठोर कड़ापन लाने के लिए, या मृदु कड़ापन लाने के लिए, मीन्स हल्का कड़ापन, हल्का हम कहेंगे हल्का हल्का कड़ापन लाने के लिए हम प्रयोग करेंगे, ठंडे जल में कलभ बनाएंगे। या हम कहेंगे कठोर, मीन्स हम कहेंगे ठोस, मीन्स ठोस, लाइक दैट हम कहेंगे हल्का नहीं तगड़ा कहेंगे, ठोस कड़ापन। या हम कहेंगे अतिरिक्त कड़ापन। इन दोनों के अलावा हमको कड़ापन देना है, मीन्स न हमारा मृदु हो न कड़ा हो, इसके अतिरिक्त इसके बीच में कड़ापन अगर लाना है, न ठोस भी हो और ना ही हल्का हो, तो हम लोग कहेंगे ठंडे जल में बनी कलभ की प्रकृति होती है वो अतिरिक्त कड़ापन होगा, या कठोर होगा, या मृदु होगा, या सभी होगा। तो हम लोग को मालूम है जो हमारा क्या बोलेंगे अतिरिक्त कड़ापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो अतिरिक्त कड़ापन लाने के लिए हम लोग ठंडे जल में नील को बनाते, ये कलभ को बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को आ रहा है कि कप हो, कॉलर हो, टोपी हो और नर्स के कपड़े। यहाँ पर कई हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस एग्जाम्पलों को अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हमारा कप है, कॉलर है, कप समझते होंगे। रेगनान का हमारा जो कहेंगे कि जो हमारा एक तरीके से जो हम लोग कहेंगे जो बाँ होता है, बाँ का जो अंतिम छोर होता है जहां से हम लोग जो है अपनी कलाइयों में बंद करते हैं, वो पोर्शन हमारा बोला जाता है कफ का। और कॉलर आप जान ही रहे हैं, टोपी भी जान रहे हैं, नर्स के कपड़े भी जान रहे हैं, नर्स के कपड़े। इसमें कलफ दी जाती है, हम कहें गर्म पानी की कलफ दी जाती है, या ठंडे पानी की कलफ दी जाती है, या उदासीन जल की कलफ दी जाती है, या सभी की। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे अतिरिक्त कड़ापन इसमें दिया जाता है। मीन्स ठंडे पानी की कलफ इसमें सभी में दी जाती है, मीन्स कलफ में, कॉलर में, टोपी में और नर्स के कपड़े में। 24वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे गर्म जल में बनी कलफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मीन्स हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे कि गर्म जल में बनी कलफ का घटक है। मीन्स हमें कौन गर्म जल में हमें कलफ बनानी है तो हम लोग क्या क्या लेंगे। अब देखिए कलफ बनाने के लिए जो हमारी सामग्रियां चाहिए वो सामग्रियां यहाँ पर दी गई हैं कि हमें कलफ बनानी है तो किसका प्रयोग करेंगे। गर्म जल में हमें बनानी है बनी कलफ का घटक है क्या क्या है। हम कहेंगे देखिए स्टार्च भी लिया जाता है, बोरेक्स भी लिया जाता है, मोम ऑब्लिक नमक भी लिया जाता है। हम कहेंगे हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, यहाँ पर डी सही होता है। मीन्स हम कहेंगे स्टार्च, बोरेक्स, मोम या नमक, इन हम तीनों चारों का प्रयोग करते हैं कलफ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हमें जो है ठंडे जल में बनी कलफ का घटक है, मीन्स जो ठंडे पानी में हमारी कलफ बनाई गई उसमें किस को लेकर के हमारा कलफ तैयार किया गया। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, स्टार्च है, बोरेक्स है और मोम है। मीन्स हम कहेंगे चाहे ठंडे जल में आप कलफ बनाइए चाहे गर्म जल में कलफ बनाइए, घटक हमारे सेम होते हैं, एक ही घटक होते हैं जो चाहे गर्म वाटर का हो या हम कहेंगे ठंडे वाटर में हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपको कलफ के हम कहेंगे कंपोनेंट भी मालूम हो गए हैं कि कलफ के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि स्टार्च होता है, बोरेक्स होता है और वैक्स होता है या हम कहेंगे सॉल्ट होता है। आइए देखते हैं अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ बोल रहा है कि मलमल, मखमल
और वायल तथा फ्रिल के कपड़ों पर कलफ दी जाती है। देखिए मलमल हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट होते हैं, मीन्स झिनीदार होते हैं, महीन रचना के वस्त्र होते हैं। फ्रिल के कपड़ों, ये सभी हमारे वस्त्र कैसे हैं, जो है हम कहेंगे सूक्ष्म एवं महीन, हम कहेंगे सूक्ष्म एवं महीन रचना के वस्त्र हैं, रचना के वस्त्र। ये जितने भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं जो है, ये सभी हमारे क्या हैं, हम कहेंगे कि ये महीन सूक्ष्म एवं महीन रचना के हमारे वस्त्र हैं। इस पर कलफ देंगे हम लोग ठंडे जल की देंगे या गर्म जल की देंगे या उदासीन जल की देंगे, तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को मालूम है कि हम लोग इस पर जो कलफ देंगे वो कलफ हमारा ठंडे जल का होना चाहिए, गर्म जल का भी होना चाहिए, उदासीन जल का भी होना चाहिए। मीन्स पानी की जो प्रकृति है हमारी है वो अपने हम अनुरूप ले सकते हैं। वो अनुरूप के तहत हम कहेंगे कि हमारा मौसम के अनुरूप, अपने नेचर के अनुरूप, लेकिन जो जनरल होता है, सामान्यता होता है कि यही कलफ हमारी सबसे बेस्ट होती है, तो उसके तहत सबसे अच्छी कलफ की जब बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ठंडे जल से। क्योंकि आपको मालूम है कि ठंडे जल से बनी कलफ हमारी क्या करती है, अतिरिक्त कड़ापन देती है। ये क्या देती है, हम लोग कहेंगे अतिरिक्त कड़ापन देती है। अतिरिक्त कड़ापन हमें देना है जो है इन सभी के द्वारा, क्योंकि सभी हमारे सूक्ष्म रचना के वस्त्र हैं, तो सभी सूक्ष्म रचना के वस्त्रों पर हम लोग क्या करेंगे, अतिरिक्त कड़ापन की कलफ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। सिल्क के वस्त्रों में कड़ापन लाया जाता है। अगर हमारा सिल्क फैब्रिक्स है तो सिल्क फैब्रिक्स पर हम लोग कलफ देंगे, तो वो कलफ हम किसका देंगे, गोंद का देंगे या जिलेटिन का देंगे या दोनों का देंगे, हम कहेंगे इन दोनों का देंगे। मीन्स हमारा ऑप्शनल क्या सही होता है, सी सही होता है। मीन्स जो भी सिल्क फैब्रिक्स होगा या तो आप उसको क्या करिए, गोंद की कलफ दे दीजिए या आप जिलेटिन की कलफ दे दीजिए। आइए 28वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पर अब रेशियो मिलेगा आपको। हम लोग को मालूम है कि कलफ हमें जो बनाई गई है तो उस कलफ के द्वारा हम लोग कहेंगे कलफ के जो मेजर घटक होते हैं हम लोग कहते हैं, एक तो हमारा पानी होता है H2O होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे स्टार्च होगा, बोरेक्स होगा प्लस वैक्स होगा, और कुछ मात्रा में हम लोग कहेंगे सॉल्ट भी होगा, सॉल्ट। तो इस तरीके से देखिए हमें दो का प्रोसेस है, एक तो वाटर और दूसरा हमारा स्टार्च, बोरेक्स, वैक्स प्लस सॉल्ट, ये सभी हैं। तो हम कहेंगे इनका हम रेशियो देखेंगे जो है कि कितना हमारा पानी होना चाहिए और कितना हमारा जो है हम कहेंगे कलफ के घटक होने चाहिए। तो इस तरीके से कलफ के घटक और वाटर इन दोनों का हमारा यहाँ पर रेशियो दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है, कफ, कॉलर और टोपी में स्टार्च और पानी का अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे स्टार्च और पानी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टार्च का प्रोसेस देखेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, पानी का प्रोसेस देखेंगे। तो इस तरीके से आपका जैसे क्वेश्चन का प्रोसेस है कि हमें देखना क्या है, स्टार्च मीन्स पहला पॉइंट स्टार्च का होगा और दूसरा नंबर 1 आपका हम कहेंगे स्टार्च होगा और नंबर 2 के प्रोसेस में आपका क्या होगा, पानी होगा। तो यहाँ पर कफ, कॉलर और टोपी ये हमको मोटे चाहिए। कैसे चाहिए, इसमें ज्यादा कड़ापन होना चाहिए। तो ज्यादा कड़ापन लाना है तो हम लोग कहेंगे ज्यादा कड़ापन, अतिरिक्त कड़ापन देना है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें एक तो ठंडे जल का प्रयोग करना पड़ेगा। जल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर हम कहेंगे ठंडा जल होना चाहिए। मीन्स जल हमारा ठंडा होना चाहिए, ठंडा जल होना चाहिए। इसी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एक तो ठंडा जल होना चाहिए और दूसरे हम लोग कहेंगे अतिरिक्त कड़ापन देना है। मीन्स 1/1 का हम कहेंगे कि हमारा स्टार्च और वाटर का एक संबंध, एक का अनुपात होना चाहिए। जितना हम स्टार्च लेंगे उतना ही भाग हम क्या करेंगे, पानी लेंगे। तो इस तरीके से स्टार्च और पानी समान मात्रा में मिला करके हम अपनी कलफ तैयार करके इस पर लगाते हैं। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन के आपके एग्जाम्पल कई मिलेंगे।
देखिए हम लोग कहेंगे कि अब हमारा बारीक साड़ी और दुपट्टे में, अब यहाँ पर देखिए महीन रचना के वस्त्र हैं ये हमारे, महीन रचना बारीक साड़ी है और हम कहेंगे दुपट्टा है। ये साड़ी और दुपट्टा के तहत जो देखिए स्टार्च और ये हमारा वाटर, स्टार्च और वाटर का जो अनुपात होगा हम कहेंगे जस्ट 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना होगा। मीन्स हम कहेंगे अगर स्टार्च 1 भाग है तो हम कहेंगे वाटर हमारा 2 गुना होना चाहिए। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही होता है 1/2। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा बारीक साड़ी और दुपट्टे में जो स्टार्च की प्रक्रिया चलेगी कलफ की वो 1/2 की होगी। अतिरिक्त कड़ापन के लिए 1/1 का होगा। यहाँ पर देखिए अप्रैन की बातें होती है। एप्रैन, एप्रैन आप समझते होंगे, वो चाहे डॉक्टर की जैकेट हो, जर्सी हो या एडवोकेट का हो, या हम कह सकते हैं या अन्य कोई हमारी अप्रैन की प्रक्रिया हो बच्चों के तहत। अप्रैन और टेबल मैट मीन्स टेबल की जो हम कहेंगे कवर होती है, टेबल की कवर या टेबल की चटाई जो होती है, अप्रैन और टेबल मैट में स्टार्च और ये वाटर, स्टार्च और वाटर का अनुपात होता है। कितना अनुपात होगा? हम कहेंगे स्टार्च हमारा 1 भाग होना चाहिए तो वाटर 3 भाग होना चाहिए। 3 गुना, हम कहेंगे 3 गुना। कितना होना चाहिए? 3 गुना। तो इस तरीके से आपने देखा समान मान का भी आपने एग्जाम्पल देख लिया, 2 गुना का भी देख लिया, अब आपने 3 गुना का भी एग्जाम्पल देख लिया स्टार्च और वाटर का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31वां क्वेश्चन देखिए। देखिए कमीज है, बुशर्ट है, ब्लाउज है, सलवार है, हम कहेंगे टेबल लिनन है और मेज पोश है में स्टार्च। अब एक नहीं एग्जाम्पल, मेज पोश देखिए, टेबल लीलन देखिए, सलवार देखिए, ब्लाउज देखिए, बुशर्ट देखिए और कमीज देखिए। इतने हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मीन्स इन सभी हमारे जो है कपड़ों पर जो कलफ दी जाती है उसमें हम लोग कहेंगे कि स्टार्च और ये वाटर, स्टार्च और वाटर SW का अनुपात कितना होना चाहिए? हम कहेंगे कि इसमें अनुपात 1/4, 4 गुना पानी। क्या बोलेंगे? स्टार्च का 4 गुना पानी, स्टार्च का 4 गुना पानी प्रयोग किया जाएगा कलफ लगाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 32वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ साड़ी और पेटीकोट में स्टार्च और पानी का अनुपात होता है। अब हम लोग को एग्जाम्पल मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? देखिए हम लोग को साड़ी मिली और पेटीकोट मिला, इसमें हमारा स्टार्च और वाटर का हमारा जो अनुपात होगा वो कितना होगा? अभी तक में आपने देखते आए हैं, आप 1/1 का अनुपात देखा, 1/2 का अनुपात देखा, 1/3 का देखा, 1/4 का देखा। अब देखिए साड़ी और पेटीकोट में कितना होना चाहिए? तो हम लोग कहेंगे साड़ी और पेटीकोट की जो प्रक्रिया हमारी होगी उसमें हम लोग कहेंगे 1/6 का होगा। कितने का होगा? 1/, स्टार्च और वाटर 6 गुना। क्या हम लोग बोलेंगे? 6 गुना होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सभी चीजों को रटना पड़ेगा, बाकी इसमें आपको समझाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं हमें जिसे मैं आपको समझा सकूं। आइए नेक्स्ट है मोटे कपड़ों में फलक देने के लिए स्टार्च और जल का अनुपात। तो देखिए आपको क्या दिया गया है? जो मोटा कपड़ा दिया गया है। हम कहें मोटा कपड़ा तो ऑलवेज कड़ा होता है, जब ये खुद ही कड़ा है तो इसमें हम स्टार्च ज्यादा मिलाएंगे? नहीं, मोटे कपड़े में स्टार्च कम मिलाया जाता है और पतले कपड़े में स्टार्च ज्यादा मिलाया जाता है। लेकिन जो स्पेशल फाइब्रिस के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, जैसे कफ और कॉलर आपने देख रखा है, तो कफ और कॉलर में सबसे ज्यादा स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जल और वाटर का हमें जो अनुपात होता है वो उसमें जो अंतर है वो बहुत ही कम होता है। बाकी ये मोटे कपड़ों में कलफ देने के लिए स्टार्च और देखिए स्टार्च और जल का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? हम कहेंगे 1/, हमारा
4 या 1 संबंधित 7 या 1 संबंधित 2 या 1 संबंधित 6, तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे 1 संबंधित 7। एक समय में 7 गुना पानी, क्या बोलेंगे, 7 गुना पानी, 7 गुना 7 गुना पानी का प्रयोग किया जाता है मोटे कपड़ों में कलफ देने के लिए। आइए 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है देखिए, हल्का कड़ापन के लिए कलफ में स्टार्च और जल का अनुपात। मीन्स हमें कलफ तो देनी है, लेकिन वो कलफ हमारी हल्की होनी चाहिए, हॉट नहीं होनी चाहिए। हल्की कलफ लगानी है, जब हल्की कलफ लगानी है, हल्का कड़ापन देना है जो है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे स्टार्च और जल का जो अनुपात है, ये हम कहेंगे एकदम हाईएस्ट होगा। हल्का कड़ापन के लिए हाईएस्ट डिफरेंस चाहिए। मीन्स हाईएस्ट डिफरेंस आप देखिए 1 संबंधित 9 या 1 संबंधित 10, मीन्स 1 संबंधित 9 या हम कहेंगे 10। ये हमारा है स्टार्च और वाटर का अनुपात। मीन्स लगभग 10 गुना स्टार्च का हमारा जल प्रयोग किया जाता है कलफ बनाने में। तो इस तरीके से आप हल्का कड़ापन के लिए आपने अनुपात देख लिया है। आइए 35 क्वेश्चन देखिए, एक बोल रहा है गम अरेबिक, ये भी हमारा कलफ है, इससे भी हमारी कलफ दी जाती है। गम अरेबिक कलफ का संबंध है किससे है, जो है हम कहेंगे जो हमारे महंगे फैब्रिक्स होते हैं, मीन्स सूक्ष्म रचना के होते हैं, बेहतरीन हमारे पारदर्शी होते हैं, उन वस्त्रों पर अगर हमें कलफ देनी होती है तो हम लोग कलफ लगाते हैं किसकी, गम अरेबिक की। तो देखिए गम अरेबिक कलफ का संबंध किससे होगा, हम कहेंगे एकेशिया श्रुभ, एकेशिया श्रुभ के पौधे से, इस पौधे से हमारा गम अरेबिक प्राप्त होती है। गम अरेबिक प्राप्त होता है। मीन्स इससे भी संबंध है गम अरेबिक का। और मलमल, देखिए सूक्ष्म रचना, शिफॉन, वायल, रंगीन वस्त्र, सिल्क, कच्चे वस्त्र, मीन्स हम कहेंगे सभी के लिए हमारा क्या होता है, ये बेहतरीन हमारी कलफ होती है। तो इस तरीके से 35 का ऑप्शन आपको मिला डी। आइए 36वां क्वेश्चन देखते हैं, मक्का की कलफ, मैज स्टार्च, मैज के स्टार्च को हम लोग लेंगे, मीन्स मक्के के स्टार्च से जो हमारी कलफ बनाई जाती है उसका संबंध किससे है, हम कहेंगे अवांछित कड़ापन, महंगे स्टार्च का मूल्य कम करने में। मीन्स जो भी हमारे स्टार्च महंगे हैं उनका मूल्य कम करने में हम कहेंगे मिश्रण के तौर पर, हम कहेंगे डी सभी के तौर पर। तो आपको मालूम हो गया होगा कि मक्का बहुत अच्छा चीज हमारा तो नहीं है, हम कहेंगे इसका प्रयोग सभी जगह किया जाता है। मीन्स महंगे जो कलफ होंगे उसके मूल्य को कम करने के लिए इसका मिलावट के रूप में, हम कहेंगे मिलावट के रूप में मीन्स स्टार्च में मिलावट हम कहें कलफ में मिलावट किसकी की जाती है, कलफ में मिलावट मक्के की स्टार्च की जाती है। और अवांछित कड़ापन मीन्स बहुत ही तगड़ा कड़ापन आता है, और यहाँ पर आपको दिया ही गया है जो है कि ब्लाइंड के रूप में इसका प्रयोग किया। मीन्स मक्के की कलफ का संबंध सभी से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरारोट की कलफ का संबंध है। यहाँ पर देखिए अरारोट, हम लोग को मालूम है कि अरारोट में सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। हम कहेंगे सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है, सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट पोजीशन पर हमारा अरारोट ही होता है। अरारोट सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। इसके बाद अरारोट, आलू, और इसके बाद हम लोग कहते हैं चावल। ये देखिए हम लोग कहेंगे स्टार्च का हमारा ये ऑर्डर है, नंबर 1 पर स्टार्च, नंबर 2 पर स्टार्च और नंबर 3 पर स्टार्च। सबसे अधिक स्टार्च, ये भी आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्टार्च किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं अरारोट में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है आलू आता है, और तीसरे नंबर पर हमारा चावल आता है। तो देखिए अरारोट की कलफ का संबंध किससे है, नसावा पौधे की जड़, हम कहेंगे ये देखिए जड़, पौधे का नाम है नसावा पौधे की जड़।
यहाँ बोला नसावा पौधे का तना और यहाँ बोला नसावा पौधे का फल। तो अरारोट की कलप का संबंध किससे है? डी बोल रहा है सभी से। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग कहेंगे कि इसका संबंध किससे होता है? इससे होता है, जड़ से होता है। अरारोट की कलप किससे प्राप्त की जाती है? नसावा, यहाँ पर दिया है नसावा पौधे की जड़ से। ये तना से नहीं होगा, फल से नहीं होगा, हम कहेंगे किससे होता है? इसके जड़ से प्राप्त होता है। आइए 38 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक कलप दी जाती है, मीन्स सबसे अधिक कलप में प्रयोग की जाती है। सबसे अधिक, यहाँ पर सबसे अधिक किस कलप में, सबसे अधिक कलप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का स्वरूप आपका इस तरह से भी होगा, किया जाता है। मीन्स सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है? चावल का, आलू का, मक्का का, गेहूं का। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक कलप हमारा जो प्रयोग की जाती है वो हमारा आलू की होती है। किसकी होती है? आलू, क्योंकि ये सस्ता होता है, सस्ता। सबसे सस्ता अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे सस्ता हमारा आलू होता है और उसके जो ग्रेन्स होते हैं, जो है मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे सबसे बड़े भी होते हैं, सबसे बड़े होते हैं और हम कहेंगे कि हमारे ज्यादातर टिकाऊ भी होते हैं। इसलिए सबसे अधिक कलप दी जाती है किसकी? आलू की दी जाती है। आइए 39वां क्वेश्चन देखिए। व्यापारिक कलप का संबंध है, यहाँ पर देखिए व्यापारिक कलप का संबंध कोलमल स्टार्च से है या बटलर से स्टार्च से है या दोनों से है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोलमन और बटलर से, ये दोनों स्टार्च का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? व्यापारिक मीन्स व्यवसायिक तौर पर इनका प्रयोग कलप देने में किया जाता है। देखिए निम्न श्रेणी के दोष को छुपाने की कलप है। हम कहेंगे जो हमारे फैब्रिक्स हैं, जो वस्त्र हैं, वो हमारी निम्न गुणवत्ता के हैं, या हम कहेंगे निम्न श्रेणी के रेशे से बने हुए हैं। जब ये निम्न गुणवत्ता के हैं, निम्न श्रेणी के रेशे से बने हुए हैं, तो इस दोष को छुपाने के लिए हम उस पर कलप देंगे। तो क्या रासायनिक कलप होगी या रंगीन कलप होगी या व्यापारिक कलप होगी या कोई नहीं होगा? तो हम कहेंगे कि ये हमारी रंगीन कलप होती है। क्या होती है? आदमी उस रंगों में ही खो जाता है और वो ये देख नहीं पाता कि इसके जो फाइबर्स हैं ये निम्न श्रेणी के हैं या उच्च श्रेणी के हैं। जो हमारा वस्त्र है, ये वस्त्र हमारा अच्छा है या खराब है। तो आइए इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 41वां क्वेश्चन। डिप कलप का संबंध है। डिप मीन्स गहरा होता है। तो देखिए डिप कलप का संबंध रासायनिक स्टार्च से होगा, खनिज से होगा, वनस्पति स्टार्च से होगा या डी सभी से होगा। तो हम लोग को मालूम है कि जहां पर डिप की बातें आती है, गहरा, डिप कलप मीन्स गहरी कलप की बात जब आएगी तो हम लोग रसायन का प्रयोग करेंगे। रसायन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और उसकी गहराई होती जाएगी, मीन्स वो डिप होता जाएगा। मीन्स रासायनिक कलप द्वारा डिप कलप की जाती है। आइए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च के अनुकल्प के रूप में प्रयोग की जाने वाली कलप है। देखिए ये हम लोग क्या करेंगे? कलप तो नहीं देंगे, कलप हम नहीं देंगे, लेकिन कलप का प्रारूप अपने वस्त्रों में जरूर देखना चाहेंगे। तो जब हम कलप का प्रारूप अपने वस्त्र में देखना चाहते हैं बगैर कलप दिए, तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। जो चीज करेंगे उसे ही हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स कलप के बदले प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? कलप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे इसके स्थान पर? हम कहेंगे बेरियम सल्फेट या कैल्शियम एल्जिनेट या दोनों। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो है कलप के स्थान पर बेरियम सल्फेट या कैल्शियम एल्जिनेट का दोनों में से किसी एक का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे और वस्त्रों में कड़ापन हमारे आ जाएगा। मीन्स कड़ापन, इससे भी हमारा आएगा कड़ापन, आएगा कड़ापन। ये दोनों हमारे कड़ापन देते हैं, लेकिन इनसे हम लोग कलप नहीं कहते। जो है हम कहेंगे कि इनके हम कहेंगे विकल्प के, कलप के हम कहेंगे विकल्प के रूप में,
क्या बोलेंगे? विकल्प। विकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम कलफ नहीं दिए तो उसमें हम लोग बेरियम सल्फेट या कैल्शियम एल्जिनेट के प्रयोग द्वारा वस्तुओं में अपना कड़ापन ला लेते हैं। देखिए व्रेंथॉल रंग बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए व्रेंथॉल रंग किससे बनाया जाता है? हम कहें कि ब्रेंथॉल, आपको याद होना चाहिए ब्रेंथॉल रंग हमारा बेस रंग होता है, और इसे बेस रंग मीन्स क्षार और नमक दोनों को मिला करके, मीन्स क्षार प्लस नमक दोनों का सिस्टम ले करके हम लोग क्या करते हैं? ब्रेंथॉल रंग बनाते हैं। मीन्स 43 का आपको मालूम हो गया, ऑप्शन क्या रहा? सीरा। आइए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। बांधनी वस्त्र को जापान में कहा जाता है, बांधनी वस्त्र को जापान में क्या कहा जाता है? हम कहेंगे बांधनी वस्त्र को जापान में शिबोरी, बंदिश, टाई एंड डाई। तो आपको मालूम भी होगा, आप क्या कहेंगे? शिबोरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शिबोरी या शिबोरा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो बांधनी हमारे वस्त्र होते हैं उन्हें हम लोग जापान में जो है शिबोरी के नाम से जानते हैं। देखिए बांधनी वस्त्र को भारत में कहा जाता है, बांधनी वस्त्र को भारत में क्या कहा जाता है? हम कहेंगे बंदिश या लहरिया, टाई एंड डाई, शिबोरी। तो हम लोग को मालूम है क्या कहते हैं? हम लोग भारत में बांधनी वस्त्र को भारत में बंदिश या लहरिया कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जो है 46वां क्वेश्चन। देखिए वस्त्र को गंदगी के लिए अवरोधक परत बनाता है, मीन्स गंदगी के लिए अवरोधक परत, मीन्स इसको अवरोधक परत लगाने से, वस्त्रों में अवरोधक परत लगाने से गंदगी वस्त्र पर जल्दी नहीं चिपकती है या एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो हम लोग कहेंगे किसका प्रयोग करेंगे? वस्त्र को गंदगी के लिए अवरोधक परत कौन बनाता है? नील बनाएगा या स्त्री बनाएगी या कलफ बनाएगा या सभी होंगे? मीन्स गंदगी को रोकेगा कौन हमारा? तो हम कहेंगे गंदगी को रोकने वाला यहाँ पर जो प्रोसेस है वो हमारा कलफ का है। अगर वस्त्रों में कलफ लगा दी जाती है तो हम कहेंगे वस्त्रों के जो हमारे पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं ताने और बाने के तहत, वो क्या हो जाते हैं? वो भर जाते हैं, उनकी फिलिंग हो जाती है, जिससे गंदगी उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो इस तरीके से अवरोधक परत हमारा कौन बनाता है? कलफ बनाता है। देखिए कलफ का संबंध है, कलफ का संबंध किससे होगा? हम कहें कलफ का संबंध सेलुलोज से होगा, कार्बनिक पदार्थ से होगा, ताजगी व चमक से होगा, या डी सभी से होगा। हम कहें कलफ का संबंध सभी से होता है। आइए 47 क्वेश्चन देखिए। स्टार्च के अतिरिक्त वस्त्रों पर कलफ दी जाती है, स्टार्च के अतिरिक्त वस्त्रों में कलफ दी जाती है। हम कहें किसकी दी जाती है? हम देखिए जेवेलिन वाटर चोकर, हम कहें गम वाटर, गोद, सुहागा, डी हमारा सभी। क्या हम कहेंगे स्टार्च के अतिरिक्त मीन्स कलफ दी जाती है? तो किससे दी जाती है? तो हम लोग को मालूम है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे इन सभी का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च सुहागा का भी, गम वाटर का भी और जेवेलिन वाटर का भी, मीन्स चोकर का भी प्रयोग किया जाता है। आइए अपना 49वां क्वेश्चन देखते हैं। घरों में कलफ मुख्यतः दी जाती है, ये हमारा जनरल क्वेश्चन है कि घरों में मुख्य रूप से किसकी कलफ दी जाती है? हम कहेंगे चावल की कलफ दी जाती है या आलू की है, मक्का की है, सभी की। तो हम लोग को मालूम है कि किसकी कलफ दी जाती है। घरों में जाए तो चावल की कलफ दी जाती है, माड़ की, चावल आबलिक माड़ की कलफ घरों में जो है सामान्य तौर पर दी जाती है। चावल बनाते हैं भोजन के तहत, उसके जो माड़ होते हैं उसको पसा लेते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं? अपना कलफ घरों में ही दे देते हैं, मीन्स घरेलू कलफ। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं घरेलू कलफ किसे कहा जाता है। सबसे अच्छी कलफ होती है, सबसे महंगी कलफ नील आपने देखा होगा। सबसे अच्छी नील कौन सी रही? सबसे अच्छी नील हमारी इंडिगो रही। और उसी तरीके से बातें आ गई कि सबसे अच्छी कलफ किसकी होगी। तो दोनों के प्रोसेस के तहत आपको मिला था कि सबसे अच्छी, सबसे महंगी एवं अच्छी
अच्छी हमारी जो नील रही है वो हम कहेंगे इंडिगो रही है, इंडिगो रही है। इसी तरीके से आया कि हमारा सबसे अच्छी कलफ हमारी कलफ होती है, तो किसकी होती है सबसे अच्छी कलिस? सबसे अधिक कलफ दी जाती है आलू की, आपको मालूम है। घरों में जो कलफ दी जाती है ज्यादातर वो चावल की दी जाती है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो कलफ होती है वो सबसे बेहतरीन कलफ किसकी होती है? चावल, अरारोट, आलू, मक्का। तो हम कहेंगे सबसे अच्छी कलफ हमारी अरारोट की होती है। किसकी होती है? अरारोट की, क्योंकि सबसे इसमें बोला गया कि सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है, सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। इसलिए हम लोग कहेंगे सबसे अच्छी कलफ हमारी किसकी होती है? अरारोट की होती है। तो इसके साथ ही आपने देखा आपके नील के और हम कहेंगे कलफ के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और नेक्स्ट अपने टॉपिक सीरीज के लिए हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।